हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल में। तो आज हम शुरू करें साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग रिलेटेड एमसीक्यूज हम करने वाले हैं बिकॉज वी नो कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं कल से, और अकॉर्डिंग टू दैट कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, अकॉर्डिंग टू देम साइकेट्रिक नर्सिंग प्लस एमएसएन के मेजॉरिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं। वन ऑफ इंटरव्यू वाज टेकन बाय सम कोचिंग नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो उनके अकॉर्डिंग एमएसएन प्लस साइकेट्रिक नर्सिंग के मेजॉरिटी में थे, प्लस नॉन नर्सिंग के भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आए हुए थे। सो साइकेट्री थोड़ा आउट ऑफ टच रहता है हमारे, इसलिए हम स्टार्टिंग द साइकेट्रिक नर्सिंग। एमएसएन तो वी हैड कवर्ड, मोस्टली ज़्यादातर कवर होता रहता है ड्यूरिंग पोस्टिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग वी हैव स्टार्टेड टुडे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉइंड द टर्म साइकेट्री? साइकेट्री टर्म किसने इन्वेंट किया था? हु कॉइंड? ऑप्शन 1 जॉनसन क्रिस्टन रेल, 2 इरैक्सन एरिक इरेक्शन, 3 सिग्मॉइड फ्रूड एंड डी कार्ल जंग। सो राइट ऑप्शन इज ए, जॉन क्रिस्टियन रेल। ही वॉज अ पर्सन जिसने साइकेट्री टर्म कॉइंड किया था। साइकेट्री का नाम जोहन क्रिश्चियन रेल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a state of successful mental functioning resulting in productive activities, fulfilling relationship and ability to adapt to change and cope with adversity is called। स्टेट का माइंड जो फुलफिल करता है ऑल द फंक्शन लाइक प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, रिलेशनशिप एंड अडेप्ट टू चेंजेस। सो ये क्या है? व्हाट इज बेसिकली दिस टर्म? ए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम, 2 कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, 3 मेंटल हेल्थ एंड डी मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम। एंड इट इज द क्वेश्चन जो लास्ट डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो राइट ऑप्शन इज सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर आपसे मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन पूछते हैं, सो दिस इज द प्रॉपर मेंटल हेल्थ डेफिनेशन। मेंटल हेल्थ मीन्स स्टेट ऑफ सक्सेसफुल mental functioning which result in productive activities, relations, healthy relationship and ability to adapt to changes. We'll read more about it. Definition of health are, according to Carl Menninger, he was the person जिसके according 1947 में इन्होंने ये दिया था एक definition, an adjustment of human being to the wrong, to the world and to each other with maximum of effectiveness and happiness। According to Carl Menninger, it was the definition कि human being का adaptation to the world and each other to maximize the effectiveness and happiness। फिर एक WHO ने एक डेफिनेशन निकाला। अकॉर्डिंग टू WHO, इस स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन ईच, जो हमने अभी अभी पढ़ा। सो जो डेफिनेशन हमारे क्वेश्चन की है वो अकॉर्डिंग टू WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, की स्टेट का ऐसा माइंड जो फुलफिल करता है ऑल द मेंटल फंक्शन एंड हेल्दी रिलेशनशिप एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristics of mentally healthy person? आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इट्स नॉट फुलफिलिंग द मेंटल हेल्थ, कि वो मेंटल हेल्थ का पार्ट नहीं हो सकता। ऑप्शंस आर 1 एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, 2 एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, 3 फीलिंग इनसिक्योर एंड डी एबिलिटी टू कोप विद डेली प्रेशर ऑफ लाइफ। So right option is C, feeling insecure. This is not the characteristic of mentally healthy person. He feels secure every time in many, not every time, but he not feel insecure. Next, a psychiatric illness is manifested by, साइकेट्रिक इलनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं? ऑप्शन ए डिस्टर्ब बिहेवियर, इम्पेयर फंक्शन एंड पुअर फीलिंग है, ये फीडिंग नहीं है। बी अनपॉपुलर बिलीफ, सी गुड कॉन्सेंट्रेशन एंड डी मूड स्विंग। सो राइट इज
A. Disturbed behavior, impaired function and poor feeling. These are the manifestation of psychiatric illness. अगर ये तीनों चीज हैं, डिस्टर्ब बिहेवियर है, इम्पेयर्ड फंक्शन है और पुअर फीलिंग है, एवरी टाइम फील वेरी पुअर, दैट कैन बी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकेट्रिक इलनेस. बाकी जो बी है, अनपॉपुलर बिलीफ, गुड कंसंट्रेशन, मूड स्विंग, दैट कैन बी नॉर्मल. दीज आर द नॉर्मल सिम्टम्स. It's not related to psychiatric illness except option A. Next, which of the following statement about causation of mental health illness would the nurse identify as incorrect? आपके पास जो सिम्टम, आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा सिम्टम इज इनकरेक्ट कि it's not a cause for mental illness? So option A, life circumstance can influence one's mental health from birth. 2, the inability to deal with environment stress. 3, the mental health is influenced by relationship between person who either love or refuse to love another. And D, inherited characteristics do not influence one's mental health. So right option is D. इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इनहेरिटेंस बाय बर्थ हमें जो मिलते हैं अपने फादर मदर से, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस वंस मेंटल हेल्थ, ये वो मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. इट इज द इनकरेक्ट अबाउट द पोजीशन ऑफ मेंटल हेल्थ. नेक्स्ट, a biological factor which cause abnormal behavior in mental ill patient is. बायोलॉजिकल फैक्टर जो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज करता है इन मेंटल हेल्थ, मेंटली इल पेशेंट्स. व्हाट इज दैट बायोलॉजिकल फैक्टर? ए, हायर एजुकेशन, बी, पॉवर्टी, सी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी, चेंज इन न्यूरोकेमिकल्स. सो राइट इज डी, change in neurochemicals. This is cause abnormal behavior in mental ill patient. अगर chemical balance in change हो रहा है, कुछ भी nerve function chemicals changes हो रहे हैं, तो it can be a biological factor and abnormal behavior indicator. Next question is, following are the causes of behavior problem among children except. बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम होने के क्या क्या रीजंस होते हैं और जो नहीं है वो आपको बताना है. ए, पेरेंटल फैक्टर, बी, सोशल रिलेशनशिप, सी, फैमिली एनवायरनमेंट एंड डी, फिजिकल हेल्थ. तो राइट ऑप्शन इज डी, फिजिकल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ इज नॉट कॉज बिहेवियरल प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन. बाकी की जो ऑप्शन है, पेरेंटल फैक्टर, सोशल रिलेशनशिप एंड फैमिली एनवायरनमेंट, दीज आर 3 फैक्टर्स जो बिहेवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट फिजिकल हेल्थ. नेक्स्ट, डैश इज ए पब्लिकेशन ऑफ WHO 1992 एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस एज वेल एज फिजिकल इलनेस को क्लासीफाई करने के लिए कोड यूज होता है ICD, और ऐसे ऐसे बोलते हैं ICD-10 IC. तो पूछा है कि डैश इज ए पब्लिकेशन ऑफ WHO, जो WHO ने 1992 में क्लासिफिकेशन दिया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, F90-98, F70-79, C, F80-89 and D, ICD-10-CM. So right option is D, ICD-10-CM. ICD-10-CM is a publication of WHO. WHO ने दिया था in 1992 to classify the mental illness. इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम.
ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है ये, आउट ऑफ इंडिया भी ऐसे ही यू क्लासीफाई करते हैं इसको। 10th रिवीजन था इसलिए इसको 10 बोला है, एंड इट वाज क्लासिफाइड इन 1992। WHO classification for all disease and health problem, not only psychiatric disease. It uses alphanumeric code made up of an alphabet. Alphabet code इसमें use होता है। In contrast, DSM-4 use numerical code. ये एप्लीकेशन के लिए क्राइटेरिया है DSM-4, ये न्यूमेरिकल कोड यूज होते हैं इसमें, और ICD-10 में अल्फ़ाबेट यूज होते हैं। चैप्टर F इज फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। F जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए किया गया है, इसलिए F80, F90 ऐसा वाला ऑप्शन है हमारे पास। 10 main category denoted by 0 to 9. ICD-11 also published. ICD-11 was published by WHO in 2018. Psychiatric disorder classified in chapter 6. और जो DSM-5 है was published by American Psychiatry Association in 2013. DSM-5 भी आ गया है नया क्राइटेरिया, और ICD-11 भी आ गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्सेस इन DSM-4? DSM-4 में कितने एक्सेस थे? A2, B3, 4, C4 एंड D5। तो राइट इज 4 समझ के आपको 4 को टिक नहीं करना है। देयर वर 5 एक्सेस इन DSM-4। DSM-4 में 5 एक्सेस होते थे, अब तो ये रिवाइज हो गया क्राइटेरिया। क्या क्या है ये? एक्सेस 1 क्लिनिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एक्सेस 2 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सेस 3 जनरल मेडिकल कंडीशन, एंड एक्सेस 4 साइको सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एंड एक्सेस 5 ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग। So these were 5 axes were classified in DSM-4. Next है the test for assessing patient orientation and recall. पेशेंट का ओरिएंटेशन और रिकॉल जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? 1. A is back depression inventory, B thematic appearance apprehension test, C mini mental status examination MSE, and D million clinical multi-axial inventory. So right option is C, mini mental status examination. This is the examination to assess the patient orientation and recall. ये जब अगर स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपकी पोस्टिंग भी लगी होगी साइकेट्रिक पोस्टिंग, तो रोज का एक पेशेंट का MSC करके दिखाना होता है ट्यूटर वगैरह को, तो वही वाला है ये। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग थॉट, मूड, सब असेस करके। सो यही है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टू असेस द पेशेंट ओरिएंटेशन एंड रिकॉल। जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन था वो इन्वेंट किसने किया था? फोल्स्टिन इन 1975। फोल्स्टिन ने इसको इन्वेंट किया था इन 1970। नेक्स्ट, साइक्लोथाइमिया इज अ टाइप ऑफ। साइक्लोथाइमिया क्या है ये आपको बताना है, ये किस डिसऑर्डर का टाइप है? ए बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, बी मेजर डिप्रेशन, सी डिस्थीमिया एंड डी परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। राइट ऑप्शन इज डी, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर। परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर का टाइप है साइक्लोथीमिया। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। साइक्लोथीमिया, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, साइक्लोथीमिया एंड डिस्थीमिया, दो टाइप हैं इसके। कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट मूड सिम्टम्स विच लास्ट मोर देन 2 years। कब बोलेंगे परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर? जब सिम्टम्स 2 साल से भी ज़्यादा से रन कर रहे हैं। 1 year इन चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट, अगर बच्चों में 1 साल है तो भी इसको परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर बोलेंगे। इफ सिम्टम कंसिस्ट ऑफ परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ मूड बिटवीन माइल्ड डिप्रेशन एंड माइल्ड इलेशन इज कॉल्ड साइक्लोथीमिया। 2 साल से ऐसा ही चल रहा है कि कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी इलेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं साइक्लोथीमिया। If the symptom consists of persistent at least 2 years, mild depression is called dysthymia, न्यूरोटिक रिएक्टिव डिप्रेशन। अगर सिर्फ डिप्रेशन ही चल रहा है तो उसको डिस्थीमिया बोलेंगे।
If the symptom consists of dysthymia with major depression is called double depression. अगर डिप्रेशन से भी ज़्यादा मेजर डिप्रेशन है तो उसको डबल डिप्रेशन बोलेंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोजीनस डिप्रेशन. एंडोजीनस डिप्रेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो आपको बताना है. ए बेटर फीलिंग व्हेन इन solitude. B, feeling of more sadness during morning. C, feeling of more sadness during evening. And D, having suicidal tendency. Right is C, feeling of more sadness during evening. जैसे जैसे इवनिंग होता है डिप्रेशन लेवल उसका बढ़ जाता है पेशेंट का. सो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोजीनस डिप्रेशन. ये एंडोजीनस डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है. एक्सोजीनस डिप्रेशन और एंडोजीनस डिप्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है ये. एंडोजीनस डिप्रेशन वर्सेस एक्सोजीनस डिप्रेशन. एंडोजीनस को मेजर और मेलैंकोलिया भी बोलते हैं और एक्सोजीनस को रिएक्टिव. एंडोजीनस होता है इज कोज्ड बाय द बायोलॉजिकल फैक्टर्स. कुछ ना कुछ फिजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर इन बॉडी इट्स ट्रिगर एंडोजीनस. और एक्सोजीनस कोज्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स. पर्सनैलिटी कैसा होगा? प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, साइक्लोथीमिक और डिस्थेमिक. साइक्लोथीमिक हमने पढ़ा था 2 साल से अगर मूड ऐसा ही चल रहा है, कभी डिप्रेशन हो जा रहा है, कभी इलेशन हो जा रहा है, तो वो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी साइक्लोथीमिक या डिस्थेमिक होगा. और इसका जो पर्सनैलिटी कैसी होगी? एंग्सियस एंड ऑब्सेसिव. एक्सोजीनस में एंग्सियस एंड ऑब्सेसिव. अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, लेट इंसोम्निया. एंडोजीनस में लेट नींद आएगी और जल्दी आंख भी खुल जाएगी उसकी. अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग और लेट इंसोम्निया. एंड एक्सोजीनस में डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, इसमें नींद ही नहीं आएगी. नेक्स्ट, फील मोर सैड इन मॉर्निंग. एंडोजीनस का जो डिप्रेशन होता है, फील मोर सैड इन मॉर्निंग, और एक्सोजीनस फील मोर सैड इन इवनिंग. फील बेटर व्हेन अलोन, जो एंडोजीनस का होता है फील बेटर व्हेन अलोन, वो अकेला रहना पसंद करते हैं जिनको एंडोजीनस डिप्रेशन होता है. एंड फील बेटर व्हेन इन अ ग्रुप, और एक्सोजीनस वाले ग्रुप में बेटर फील करते हैं. इनसाइट इज एब्सेंट. एंडोजीनस एब्सेंट डिप्रेशन में इनसाइट एब्सेंट होता है. इनसाइट मतलब अपने आप को सोचने की पावर. इनसाइट अपनी सेल्फ वर्दीनेस को सोचने की पावर इज एब्सेंट इन एंडोजीनस, बट एक्सोजीनस में इट इज प्रेजेंट. एंडोजीनस हैव हाई सुसाइडल रिस्क and exogenous is lower suicidal risk. So more complicated is endogenous depression. It's related to biological factor and it can lead to suicidal tendency. Next, the triad symptom of depression are. 3 ट्रायड जो बनाते हैं सिम्टम डिप्रेशन के वो कौन कौन से होते हैं? ए, डिक्रीज स्पीच, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी एंड मूड. B, decrease motor activity, increase mood and speech. C, decrease motor activity, mood and speech. And D, decrease affect thinking and perception. So right is C, decrease motor activity, mood and speech. तीनों चीज बिल्कुल स्लो हो जाना, मोटर एक्टिविटी नहीं करना, मूड बिल्कुल लो रहना, एंड स्पीच नॉट एबल टू बोलना ही नहीं किसी से. तो दीज आर 3 सिम्टम ट्रायड विच लीड टू depression. Next, worthless, hopelessness and helplessness are characteristic features of. ये किस कंडीशन में, किस प्रॉब्लम में ऐसी ये तीनों चीजें होती हैं? ए, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया. बी, ओसीडी. सी, डिप्रेशन. एंड डी, मेनिया. राइट इज डिप्रेशन. सही सोचा आपने. Depression, worthlessness, hopelessness and helplessness are characteristic features of depression. Next step, which of the following describe the cognitive triad of depression? Again, it's the same question. Cognitive
थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया है। डिस्क्राइब द कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन। सो अभी जो हमने पढ़ा, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट, मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस बाय ए पेशेंट विद डिप्रेशन। मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिप्रेशन के पेशेंट फील करते हैं, फेस करते हैं। ए, लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल। बी, डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर इंटरेस्ट। सी, हाइपर विजिलेंस एंड नाइटमेयर्स एंड डी, एग्रेशन, एब्यूसिव एंड वायलेंट बिहेवियर। बी, डिप्रेस मूड, लॉस ऑफ प्लेजर एंड इंटरेस्ट। उनको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, किसी चीज से उनको खुशी नहीं मिल पाती। सो डिप्रेस मूड, लॉस ऑफ प्लेजर एंड इंटरेस्ट इज द most significant characteristics experienced by a patient with depression. Next, a young patient is brought to emergency ward due to drug overdose of cocaine following intravenous administration. Which among the following will be his symptoms? एक यंग पेशेंट को इमरजेंसी रूम में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। ही हैज टेकन ओवरडोज ऑफ कोकेन एंड फॉलोइंग इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। कोकेन को भी उसने इंट्रावेनस एडमिनिस्टर किया था। विच सिम्टम फॉलोइंग विल बी इन सिम्टम्स? ए, ब्रेडिकार्डिया। बी, ब्रेडिपनिया। ए इज ब्रेडिपनिया, बी ब्रेडिकार्डिया, सी हाइपोथर्मिया एंड डी सीजर। सो राइट ऑप्शन इज सीजर. Seizure is the symptoms after cocaine overdose. जो कोकेन होता है derived from the coca, erythroxylum coca, इससे ये derived होता है. And acute cocaine intoxication is characterized by the pupillary dilation, tachycardia, sorry, hypertension, sweating, nausea and vomiting, increased psychomotor activity and speech, grandiosity and elation of mood. And chronic overdose can cause tactile hallucination, bugs crawling under the skin और मैगनेन सिंड्रोम। ये सारा कोकेन ओवरडोज से हो सकता है। नेक्स्ट, विद बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन एंटीसाइकोटिक ड्रग अब्यूज एंड डिपेंडेंसी, सेडेटिव इंटॉक्सिकेशन इज जनरली एसोसिएटेड विद A, slurred speech, B, uncoordinated motor movement, C, impairment in attention and speech, D, all of the above. बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन एंटीसाइकोटिक ड्रग एब्यूज और इनका डिपेंडेंसी, सेडेटिव इंटॉक्सिकेशन जनरली कैसे एसोसिएटेड होता है? सो इसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ऑल ऑफ दी अबाव. Commonly abused barbiturate are secobarbital, pentobarbital and amobarbital. Acute barbiturate intoxication is characterized by irritability, slurred speech, labial mood incoordination, impairment in attention and memory. इसमें अटैक्सिया भी होता है, डिप्लोपिया होता है, निस्टैग्मस होता है, हाइपोटोनिया होता है एंड पॉजिटिव रोमबर्ग साइन एंड सुसाइडल आइडिएशन. जो बेंजोडाइजेपिन होते हैं, इट्स सेडेटिव हिप्नोटिक्स. ये ग्रुप ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग यूज मेनली इन एंटी एंजाइटी एंड स्लीपिंग इंड्यूस्ड ड्रग्स. इट इज एक्यूट इंटॉक्सिकेशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. इसके इंटॉक्सिकेशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट एंड फाइनली डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिचुरेट यूज्ड कुड कॉज ए पर्सन टू एक्सपीरियंस. एकदम अगर पेशेंट ने बार्बिचुरेट लेना बंद कर दिया, एब्रप्ट विड्रॉल बार्बिचुरेट, उसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस होगा टुवर्ड्स पेशेंट? ए, अटैक्सिया, बी, अर्टिकेरिया, सी, डायरिया एंड डी, सीजर. राइट इज सीजर. सीजर कैन हैपन विद एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिचुरेट. अगर एकदम से बार्बिचुरेट बंद कर दिया जाता है तो सीजर आने के चांसेस होते हैं. क्यों? Abrupt withdrawal of barbiturate used is characterized by marked breathlessness, tremors, hypertension, delirium tremens and seizure, and in severe cases a psychosis like delirium tremens भी हो सकता है. नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन ब्यूटाइल नाइट्रेट
comes under which group of drug involved in substance abuse? हाइड्रोकार्बन एंड ब्यूटाइल नाइट्रेट कौन से सब्सटेंस अब्यूज के अंडर, कौन सी ग्रुप ऑफ ड्रग सब्सटेंस अब्यूज के अंडर आते हैं? ए स्टीरॉयड, बी स्टिमुलेंट्स, सी इनहेलेंट्स एंड डी नार्कोटिक्स. सो राइट इज सी, दीज आर इनहेलेंट्स. इनको इनहेल करके अब्यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन एंड ब्यूटाइल नाइट्रेट को. इनहेलेंट्स. Inhalants or volatile solvents such as toluene, petrol, gasoline, glues, thinners, varnish removers, halogenated solvents, volatile hydrocarbon, etc. are more commonly misused by children and adolescents, and it used as a inhalant as a substance abuse category. Next, withdrawal symptoms do not usually occur in case of which of the following medication? किस मेडिकेशन में विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते? अगर उनको बंद कर दिया जाए तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होंगे. ए मोनोअमीन ऑक्सीजनेज इनहिबिटर, बी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स NSAID, सी सेडेटिव सीरोटिन ड्यूप्टिक इनहिबिटर एंड डी टेट्रासाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट. सो राइट ऑप्शन इज B. Non-steroid anti-inflammatory drug NSAID. Most commonly used in clinics. पेन के लिए, इन्फ्लामेटरी, स्वेलिंग, पेन, इन सब के लिए NSAID यूज होता है आजकल ज़्यादातर. NSAID में आते हैं नेप्रोसिन, न्यूकॉक्सिया, ऐसे वाले ड्रग्स. सो NSAID को अगर बंद कर देते हैं, अब्रप्टली अगर बंद कर देते हैं, तो उनमें विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते हैं. These is not associated with withdrawal symptoms. बाकी जो तीनों ऑप्शन है, ये वाली एंटी डिप्रेशन ड्रग है, ये वाली भी, ये दोनों एंटी डिप्रेशन ड्रग है. दिस इज ऑल्सो एंटी एंजाइटी ड्रग. लेकिन NSAID एक ऐसी ड्रग है जिसमें विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following psychiatric disorder are comparatively common in female except? कौन सा psychiatric disorder commonly females में ज़्यादा होता है, except पूछा है, जो नहीं होता वो आपको बताना है. A. Transvestism, B. Bipolar affective disorder, C. Social phobia and D. Anorexia nervosa. So right option is A. Transvestism. दिस इज नॉट कॉमन इन फीमेल्स. ये ज़्यादातर मेल्स में होता है, ये वाली कंडीशन मेल्स में होती है. और ये क्या होता है? ट्रांसवर्टिज्म विच इज एक्सक्लूसिवली सीन इन मेल्स. ऑल अदर डिसऑर्डर आर कंपैरेटिवली कॉमन इन फीमेल्स. ट्रांसवर्टिज्म, फैटी स्टिक्स क्रॉस ड्रेसिंग, मतलब इट्स वियरिंग क्लोथ ऑफ द अपोजिट सेक्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट. Anorexia nervosa, it's 10 to 20 times more common in young women, जिनकी एज 10 से 30 साल तक होती है. नेक्स्ट, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम एक्चुअल टू फैंटेसाइज्ड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फैंटेसाइज करना, इस कंडीशन को क्या कहेंगे? It's a sexual disorder. Or what is this disorder? A. Exhibitionism, B. Voyeurism, C. Portism and D. Fetishism. So right is D. Fetishism. This is the sexual gratification from inanimate object fantasy. Fetishism, use of non-living objects. Example, bra, underpants, shoes, gloves for the sexual gratification. Voyeurism is persistent or recurrent tendency to observe unsuspecting person, usually more of the older other sex, next and engage in sexual activity. Next, psychosocial disorder in which sexual behavior is directed to animals. इस डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे जिसमें एनिमल्स को डायरेक्ट किया जाता है? ए. फेटिज्म, बी. बेस्टिलिटी, सी.
Fortism and D. Transvertism. So right is bestiality. Bestiality को sexual abuse, C. Verbal abuse and D. Physical abuse. So right is B. Child sexual abuse. Pedophilia means persistent or recurrent involvement of an adult more than 16 years, at least 5 year old than the child in sexual activity in a pre-pubertal child. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.